नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। जुर्म की दुनिया का है वो महाशैतान। ड्रग तस्करी हो या फिर सोने की तस्करी, फिरौती का खेल हो या फिर आतंक फैलाना, इस दरिंदे का मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। कभी माया नगरी में चलता था उसका राज, अब पाकिस्तान में पनाह लेने को है मोहताज। 7 साल की उम्र से ही करने लगा था अपराध। हवलदार पिता ने ही पहली बार किया था गिरफ्तार। लेकिन कैसे जुर्म की दुनिया का बना वो सरताज, पूरी कहानी जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। दाऊद इब्राहिम, जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है। दाऊद 39 साल से भगोड़ा है और पाकिस्तान में छिपा बैठा है। 93 के मुंबई बम धमाकों में वो मुख्य आरोपी है। भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। 1986 में जब मुंबई पुलिस दाऊद को पकड़ने के लिए उसके दफ्तर पहुंची तो वो गायब था। दाऊद का नेटवर्क कितना मजबूत है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो पुलिस के पहुंचने से 10 मिनट पहले ही फरार हो चुका था। साल 2011 में फोर्ब्स मैगजीन ने दाऊद को दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी माना था, जिसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अब तक पकड़ा नहीं गया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अभी भी दाऊद इब्राहिम के नाम का सिक्का चलता है। साल 1955 में पैदा होने वाला दाऊद 7 साल की उम्र में ही अपराध करने लगा था। दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हवालदार थे। दाऊद को पहले जुर्म के लिए भी उसके पिता ने ही गिरफ्तार किया था। दाऊद बचपन से ही शाही जिंदगी जीना चाहता था, जिसके लिए वो चोरी, डकैती और उसके बाद तस्करी करने लगा। उसकी हरकतें देख पिता ने उसे पहले समझाया, लेकिन जब उसने जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ा तो पिता ने दाऊद को घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। साल 1980 के दौर में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग का राज था, लेकिन दाऊद दोनों गैंगस्टर्स को पीछे छोड़ जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन है, लेकिन दाऊद इब्राहिम को डॉन बनाने में आखिर किन लोगों की भूमिका है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने दाऊद को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कामयाबी दिलाई? कौन लोग हैं जिनके सहारे दाऊद पूरी डी कंपनी खड़ा कर पाया? कौन है वो शैतान जो दाऊद के एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं? साल 1993 में मुंबई में हुए धमाकों में एक दो नहीं, हजारों नहीं, बल्कि करोड़ों परिवार बर्बाद हो गए। जांच में इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ होने की बात सामने आई थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम लगातार 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में अपना हाथ होने से इनकार करता आ रहा था। हालांकि जांच जब पूरी हुई तो उसमें यह साफ हो गया कि इन धमाकों के पीछे अकेले दाऊद इब्राहिम का ही हाथ नहीं, बल्कि उसके हाथ थामे कई और हाथ ऐसे थे जिन्होंने मुंबई धमाकों की साजिश रची थी। दाऊद को जुर्म की दुनिया का सरताज बनाने के लिए वैसे तो हजारों लोगों की टीम है, लेकिन डी कंपनी में 4 ऐसे खास लोग हैं जो दाऊद का दिल, दिमाग और हाथ पैर सब कुछ है। इन्हीं लोगों के कंधों पर डी कंपनी का भार है। ये लोग हैं टाइगर मेमन, जावेद चकना, अनीस इब्राहिम और छोटा शकील। यही 4 खास लोग हैं जो दाऊद से सीधा संपर्क में रहते हैं। कहा जाता है इन 4 लोगों के अलावा दाऊद किसी से नहीं मिलता। सोने की तस्करी हो या फिर ड्रग्स तस्करी या फिर आतंकी धमाकों का टेंडर, दाऊद हर फैसला इन्हीं लोगों की सलाह पर लेता है। इसी नियम के चलते डी कंपनी की जुर्म की इमारत आज भी मजबूती से खड़ी है।
लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये लोग दाऊद के इतने खास कैसे बन गए। दाऊद के खास लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर जो नाम है वो है टाइगर मेमन। टाइगर मेमन का बचपन दक्षिण मुंबई के मोहम्मद अली रोड इलाके में बीता। मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को भले ही फांसी दे दी गई हो, लेकिन धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता उसका बड़ा भाई टाइगर मेमन अभी भी आजाद घूम रहा है। टाइगर मेमन का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वो अक्सर स्कूल में लड़कों से झगड़ा किया करता था, अमीरों की तरह रहता था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपराध की दुनिया में उतरा। शुरुआती दौर में टाइगर मेमन के पिता ने टाइगर मेमन की जबरन पढ़ाई शुरू करवा दी। टाइगर मेमन ने भी मजबूरी में पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसका मन कभी भी पढ़ाई में नहीं लगा। बड़ा होने के बाद टाइगर मेमन की पहली नौकरी एक बैंक में चपरासी के तौर पर शुरू हुई, लेकिन बहुत जल्द उसको यह समझ आ गया कि जिन सपनों को वो बचपन से देखता आ रहा है, उन सपनों को वो इस नौकरी से कभी भी पूरे नहीं कर सकता। साल 1980 में टाइगर मेमन ने सोने की तस्करी शुरू की, जिसमें उसे मोटी रकम मिला करती थी। टाइगर जल्द ही सोने की तस्करी का एक बड़ा तस्कर बन चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई, जो पहले ही इस धंधे का किंग था। टाइगर मेमन ने उस दौरान डी कंपनी ज्वाइन किया। दाऊद इब्राहिम टाइगर को जो भी टास्क देता था, टाइगर मेमन दाऊद की उम्मीदों से कहीं ज्यादा खरा उतरता था। इसी को लेकर वो दाऊद का खास बनता चला गया। दाऊद का दूसरा खास है जावेद चिकना। शुरुआत में जावेद चिकना एक ट्रैवल एजेंसी चलाया करता था, लेकिन इस काम में उसका कभी मन लगा नहीं। जावेद चिकना जल्द पैसा कमाना चाहता था। 1988 में वो गुनाह की स्याह गलियों में चल पड़ा और दाऊद की डी कंपनी से जुड़ा। बताया जाता है कि दाऊद जावेद चिकना पर इतना विश्वास करता था कि कई बार कई अहम फैसले जावेद चिकना दाऊद इब्राहिम की जानकारी के बगैर भी ले लेता था। आज की तारीख में जावेद चिकना फरार है, लेकिन वो कहां है ये किसी को पता नहीं है। अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का सिर्फ छोटा भाई ही नहीं, बल्कि पूरी डी कंपनी को चलाता है। डी कंपनी के सभी ऑपरेशंस को अंजाम देने की जिम्मेदारी दाऊद इब्राहिम ने अनीस को सौंपी। दाऊद के चौथे खास का नाम है छोटा शकील। साल 1988 में छोटा शकील ने डी कंपनी ज्वाइन की, लेकिन शुरुआती कई सालों तक दाऊद इब्राहिम ने छोटा शकील को हर तरह से परखा। जब वो हर उम्मीद पर खरा उतरा तो छोटा शकील दाऊद का खास बन गया। छोटा शकील ने बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, यहां तक कि वो दाऊद की उम्मीदों से ज्यादा उसके विश्वास पर भी खरा उतरा। इतना ही नहीं, दाऊद के एक इशारे पर छोटा शकील हत्या, वसूली और किडनैपिंग की वारदातों को चुटकियों में अंजाम दे दिया करता था। यही कारण था कि छोटा शकील बहुत जल्द दाऊद के करीब आ गया। टाइगर मेमन, जावेद चिकना, अनीस इब्राहिम और छोटा शकील की डी कंपनी में क्या अहमियत है, इसका अंदाजा अब तक आपको लग गया होगा। अगर किसी को दाऊद से मिलना है तो उसे छोटा शकील के पास जाना ही होगा। अगर छोटा शकील चाहेगा तभी कोई दाऊद इब्राहिम से मिल सकता है। हालांकि इन चारों लोगों की डी कंपनी में अहम भूमिका है, जिसके दम पर ये शैतान दुनिया को परेशान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो उनकी आंखों का था तारा, अपने नाना का था सबसे दुलारा, लेकिन 500 करोड़ की संपत्ति को लेकर कीर्ति तेजा बन गया शैतान। बिजनेसमैन नाना को 70 बार चाकू मारकर उतार दिया मौत के घाट। मां ने की जब रोकने की कोशिश तो दरिंदे ने मां पर भी कर दिए ताबड़तोड़ वार। हैदराबाद का ये हाई प्रोफाइल केस रिश्तों के कत्ल की बन गया मिसाल। कहते हैं पैसों से रिश्तों में मजबूती आती है, पैसों से रिश्तों में मिठास आती है, लेकिन कलयुग में ये सब दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। पैसों के लालच में इंसान शैतान बनते जा रहे हैं। हैदराबाद से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां अरबों की दौलत के मालिक नाना को एक शैतान ने मौत के घाट उतार दिया। संपत्ति विवाद में नाना की बेरहमी से हत्या कर दी। करोड़ों की संपत्ति के लिए नाती ने अपने नाना को 70 से ज्यादा बार चाकुओं से गोद दिया।
हैदराबाद में हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को हैरान कर दिया। मामला शहर के रईस लोगों में शुमार परिवार से जुड़ा है। हैदराबाद में 86 साल के बिजनेसमैन वीसी जनार्दन राव पर 70 बार चाकू से हमला किया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। बिजनेसमैन 500 करोड़ के मालिक थे। इसी संपत्ति को लेकर यह खौफनाक मर्डर किया। आरोपी कीर्ति तेजा के अंदर नाना को लेकर कितना गुस्सा था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो पुलिस के मुताबिक चाकू से वार करते हुए तेजा कहता रहा, तुमने संपत्ति का सही बंटवारा नहीं किया, कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा, मुझे मेरा पैसा दो। ये कहते कहते ही शैतान ने अपने नाना पर चाकू से 70 से ज्यादा वार कर दिए। 29 साल का कीर्ति तेजा का अपने नाना से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। हत्या से पहले आरोपी और मृतक के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर जमकर बहस हुई थी। इस दौरान तेजा की मां भी साथ थी, लेकिन जैसे ही सरोजनी देवी किचन में कॉफी लेने गईं, तो तेजा और राव के बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर बहस शुरू हो गई। गुस्से में तेजा ने चाकू निकाला और राव पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। मां सरोजनी देवी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन तेजा ने उन पर भी 5-6 बार हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं। हैदराबाद में हुए खौफनाक हत्याकांड के बाद पुलिस तफ्तीश में जानकारी सामने निकल कर आई कि शैतान दरिंदे का बचपन से ही अपने नाना को लेकर व्यवहार ठीक नहीं था। वो संपत्ति बांटने से इनकार कर रहे थे, लेकिन तेजा इतना बड़ा कदम उठा लेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आरोपी अरबपति बिजनेसमैन का ही खून था। आरोपी हाल ही में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद अमेरिका से लौटा था, लेकिन पैसों की चकाचौंध में जिस तरह इस मर्डर को अंजाम दिया गया, ये हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहा है। आखिर लोग रिश्तों का कत्ल कर पैसों को तरजीह क्यों दे रहे हैं? क्यों लोगों का खून सफेद होता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सरकार है सख्त। देश भर में जोर शोर से चल रहा है धरपकड़ अभियान। छत्तीसगढ़ एटीएस ने मुंबई से 3 अवैध बांग्लादेशी भाइयों को किया है गिरफ्तार। आगे की जांच में पुलिस खोज रही है नेटवर्क के तार। राजधानी दिल्ली में भी चल रहा है बड़ा ऑपरेशन, जिससे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों में है टेंशन। भारत में घुसपैठियों की समस्या गंभीर बनती जा रही है। बांग्लादेश से हजारों लोग घुसपैठ कर भारत में घुसते जा रहे हैं। पहले ये घुसपैठिए रात के अंधेरे में चोरी छिपे सीमा में घुसते हैं और बाद में पहचान छिपाकर रहने लगते हैं। कई घुसपैठिए तो सालों से देश में रह रहे हैं। कई लोगों की तो तीसरी पीढ़ियां भी भारत में पैदा हो गईं। इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनवा लिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने भारतीय पासपोर्ट भी बनवा लिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर छत्तीसगढ़ एटीएस ने मुंबई में शिकंजा कसा। यहाँ अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, ताकि इन लोगों से पूछताछ कर इनके नेटवर्क का भंडाफोड़ किया जा सके। तीनों भाई अवैध रूप से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इराक जाने की प्लानिंग में थे। छत्तीसगढ़ एटीएस ने ये कार्रवाई तब की जब उन्हें ये सूचना मिली कि रायपुर के टिकरापारा इलाके में रह रहे भाई बहन 26 जनवरी को ट्रेन से मुंबई आए थे और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके वहां से इराक जाने की योजना बना रहे थे। एटीएस टीम को बांग्लादेशियों से भारतीय पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और इराक का वीजा बरामद हुआ है। फिलहाल इस अवैध घुसपैठ की जांच जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की राजधानी दिल्ली में भी घुस चुके हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में है।
पुलिस ने ऐसे ही 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पहाड़गंज इलाके में फर्जी दस्तावेजों के साथ दबोचा था। इन लोगों के पास से भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। हैरान करने वाली बात यह है कि जोहरा खातून ने फर्जी दस्तावेजों से बनाए वोटर आईडी से एमसीडी चुनावों में भी वोट डाला था। छत्तीसगढ़ एटीएस ने जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, वहीं दिल्ली पुलिस ने अब तक 21 बांग्लादेशियों की पहचान कर रिपोर्ट किया है। लेकिन देश में घुसे इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालना ही होगा, वरना ये लोग देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।